दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है ताऊजी और उल्लू की मूर्ति। ये ताऊजी की कॉमिक्स है। एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी होती है ताऊजी की कॉमिक्स। तो पढ़ते हैं इसको। ताऊजी और उल्लू की मूर्ति। ताऊजी सुबह की सैर करके वापस लौटे तो उन्होंने घर पर अपने पुराने मित्र ठाकुर वीर सिंह को बैठा हुआ पाया। कहो वीर सिंह, आज मेरी याद कैसे आ गई? वीर सिंह ने कहा, ताऊजी मेरे बेटे अमर सिंह को मार दिया गया। अब मेरी जिंदगी भी खतरे में है। अब तुम ही मेरी जान बचा सकते हो। तुम्हारे बेटे को किसने मारा? तुम्हारी जिंदगी को किससे खतरा है? वीर सिंह, मुझे साफ साफ खुलकर बताओ। ताऊ जी, हमारे इलाके में भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक रहता है। पता नहीं किस तरह उसे इस बात की जानकारी मिल गई कि मेरे पास एक पुश्तैनी उल्लू की मूर्ति है। वह मेरे पास आया और मुझसे वो मूर्ति मांगने लगा। मैंने इनकार कर दिया। वह वापस लौट गया। दूसरे दिन सुबह मुझे अपने बेटे अमर सिंह की लाश मिली। साथ ही भैरवनाथ का एक धमकी भरा पत्र भी मिला, जिसमें लिखा था कि मैं उल्लू की मूर्ति उसके हवाले कर दूं, वरना मेरे बेटे की तरह वह मुझे भी मार डालेगा। यह कब की बात है वीर सिंह? 1 हफ्ते पहले की। कल मुझे भैरवनाथ का एक पत्र फिर मिला। पत्र पढ़ते पढ़ते मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैं वह पत्र लेकर तुम्हारे पास आ गया। इतना कहकर वीर सिंह ने एक पत्र ताऊजी को पकड़ा दिया। ताऊजी पत्र खोलकर पढ़ने लगे। ठाकुर वीर सिंह, अब भी समय है। उल्लू की मूर्ति मेरे वाले कर दो। अगर तुमने ऐसा न किया तो आने वाली अमावस की रात को तुम्हारी मौत निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मारने से नहीं बचा सकेगी। भैरवनाथ। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? बुझ दिलों की तरह भैरवनाथ को उल्लू की मूर्ति दे दूं या फिर अमावस की रात आने वाली मौत का इंतजार करूं? नहीं वीर सिंह, बहादुरों की तरह मौत का इंतजार करो, पर चिंता मत करना। मेरे रहते मौत तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। डंडे पता करो भैरवनाथ कहाँ है और ये वह उल्लू की मूर्ति के चक्कर में क्यों पड़ा है। जो आ गया। यह आदेश सुनते डंडा कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद डंडा वापस आ गया। ताऊजी, भैरवनाथ का कहीं पता नहीं चल रहा है। हाँ, मेरी जादू शक्ति यह जानने में जरूर सफल हो गई है कि वह उल्लू की मूर्ति के सामने कोई ऐसा खतरनाक जाप करना चाहता है। अगर वह जाप पूरा करने में सफल हो गया तो दुनिया की सारी जादुई शक्तियां उसकी गुलाम बन जाएगी। अगर भैरवनाथ नाथ जाप करने में सफल हो गया और सारी जादुई शक्तियां उसकी गुलाम बन गई तो वह दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। उस समय उसे मारना संभव हो जाएगा। क्या सोच रहे हो ताऊ जी? यह समय सोचने का नहीं, भैरवनाथ को उल्लू की मूर्ति प्राप्त करने और जाप करने से रोकने का है। हाँ ताऊ जी, भैरवनाथ को आप ही रोक सकते हैं। डंडे, भैरवनाथ को जाप करने से रोकने का एक ही रास्ता है। हम उल्लू की मूर्ति उसके हाथ न लगने दे। ऐसा तभी हो सकता है जब हम मूर्ति की सुरक्षा के लिए वीर सिंह की हवेली में मौजूद रहें। तो चलिए, मैं आपको विजयगढ़ वीर सिंह जी की हवेली लिए चलता हूँ। कुछ ही देर बाद डंडा ताऊ जी और वीर सिंह को लेकर विजयगढ़ की ओर उड़ा चला जा रहा था। उधर विजयगढ़ से दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक गुफा में आका वीर सिंह ने आपकी आज्ञा नहीं मानी। वह ताऊजी नाम के एक व्यक्ति से सहायता लेने पहुंच गया और अब वह उसे अपने साथ लेकर विजयगढ़ वापस आ रहा है। यह ताऊजी नाम कुछ सुना हुआ लगता है। तुम कुछ जानते हो उसके बारे में? बहुत जानता हूँ आका। वह बहुत खतरनाक आदमी है। उसके पास जादुई डंडा भी है। अब तक कई जादूगर, तांत्रिक और ओझा उसके हाथों से मारे जा चुके हैं। आप उससे सावधान रहिएगा। इसका मतलब है ताऊ जी को मारकर ही मूर्ति प्राप्त की जा सकती है। हाँ, लेकिन ताऊ जी को मारना आसान नहीं है आका। प्रेत राज के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। अमावस की रात आने दो, फिर देखना उसका कमाल। अब मेरे लिए क्या गया है आका? तुम हवेली वापस जाओ। वीर सिंह और ताऊ जी पर नजर रखो। हो सकता है इस तरह तुम्हें तय खाने का रास्ता और उल्लू की मूर्ति का पता चल जाए। जैसी आपकी आज्ञा। उधर हवेली में। वीर सिंह, चलो जरा मुझे तय खाने में रखी उल्लू की मूर्ति के दर्शन तो करा दो। चलो। वीर सिंह ताऊ जी को लेकर तय खाने की ओर चल पड़े। क्या बात है डंडे, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? ताऊ जी, मेरी जादुई शक्ति खतरे का संकेत दे रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम पर कोई नजर रख रहा है। वापस चलो वीर सिंह। इस समय तय खाने में जाना ठीक नहीं।
मूर्ति मैं फिर कभी देख लूंगा। लेकिन ताऊजी, हम पर नजर रखने वाला कौन हो सकता है? मेरे ख्याल से भैरवनाथ का कोई गुलाम प्रेत हम पर नजर रख रहा है। वह बहुत खतरनाक, वह चालाक है। तभी तो डंडे की जादुई नजरों से अब तक बचा है। कब तक बचा रहेगा? कभी न कभी तो मेरी नजरों में आ ही जाएगा। दिन गुजरते गए और फिर अमावस की रात आ गई। मेरा दिल घबरा रहा है ताऊजी। भैरवनाथ मुझे मारने के लिए पता नहीं कौन से तंत्र मंत्र का प्रयोग करेगा। तुम घबराओ मत। मेरे रहते उसका कोई भी तंत्र मंत्र या जादू तुम पर असर नहीं करेगा। डंडे, तुम बाहर जाओ। तुम्हें पूरी रात हवेली के बाहर रहकर पहरा देना है। जैसे ही कोई खतरा महसूस करो मुझे फौरन खबर करना। जो आ गया ताऊजी। उधर गुफा में, जाग प्रेतराज जाग, तांत्रिक भैरवनाथ नाथ तुझे जगा रहा है। तुझे जागना ही होगा। देखते देखते आग की लपटों से धुएं का एक गुब्बार सा उठा और एक भयानक आकृति में बदल गया। हु हो हा। प्रेतराज जाग गया। हुक्म मेरे आका। तुम्हें दो आदमियों की हत्या करनी है। एक का नाम ताऊजी है, दूसरे का वीर सिंह। आका, तुम मेरे लिए ताजे खून का इंतजाम करो। मैं अभी उन दोनों को मार कर आता हूँ। प्रेतराज, वीर सिंह को मारने से पहले उसे उल्लू की मूर्ति का पता पूछ लेना। हो सके तो मूर्ति अपने साथ लेते आना। उधर रात गुजरती जा रही है। अभी तक तो भैरवनाथ की ओर से कोई हमला नहीं हुआ है, पर हमला होगा जरूर। मुझे होशियारी से पहरा देना चाहिए। अचानक उसकी नजर उत्तर की ओर से उठ रहे काले बादलों पर पड़ी। खतरा! इन बादलों के पीछे से मुझे प्रेतराज की गंध मिल रही है। मुझे फौरन ताऊजी को खबर देनी चाहिए। डंडा उड़ता हुआ अंदर पहुंचा। ताऊजी, भैरवनाथ ने आपको और वीर सिंह जी की हत्या के लिए प्रेतराज को जगाकर भेजा है। वह तेज से इधर ही चला आ रहा है। अब क्या होगा ताऊजी? घबराओ मत वीर सिंह। डंडे, तुम जल्दी से एक बकरे का इंतजाम करो। अभी करता हूँ ताऊजी। डंडे ने फौरन अपनी जादुई शक्ति से एक बकरा हाजिर कर दिया। अब तुम छुप जाओ। मैं इशारा करूँ तो खंजर बनकर प्रेतराज के दिल उतर जाना। ठीक है। उसी समय प्रेतराज अंदर प्रविष्ट हुआ। ताऊजी और वीर सिंह, तुम दोनों ने भैरवनाथ से दुश्मनी लेकर अपनी मौत बुला ली है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आसान मौत मरना चाहते हो तो उल्लू की मूर्ति का पता बता दो। हम तुम्हें उल्लू की मूर्ति का पता भी बता देंगे प्रेतराज, और तुम हमारी जान भी ले लेना। लेकिन सबसे पहले तुम अपनी प्यास तो बुझा लो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ताजे खून का इंतजाम किया है। और ताऊजी ने झट से बकरी का गर्दन काट कर उसके खून को एक बर्तन में गिराने लगे। ताजा खून, हूँ हा। मुझे प्यास लगी है, पहले मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, फिर तुम दोनों की हत्या करूंगा। इतना कहकर प्रेतराज ने खून से भरा बर्तन उठाकर मुंह से लगा लिया। हा हा, खून, ताजा खून। उसी समय बिजली सी चमकी और डंडा खंजर बनकर प्रेतराज के दिल में उतर गया। खचा! इधर भैरवनाथ बड़ी बेचैनी से प्रेतराज के लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे गुलाम प्रेत ने गुफा में प्रवेश किया। आका, गजब हो गया। ताऊजी ने प्रेतराज को मार डाला। अब वह आपको मारने इधर ही आ रहा है। जान बचानी है तो फौरन यहाँ से भाग जाइए। भैरवनाथ फौरन बाहर की ओर भागा। इस समय तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं ताऊजी को छोड़ूंगा नहीं। मौका मिलते मैं अपनी इस हार का बदला अवश्य लूंगा। भैरवनाथ ने गुफा से बाहर कदम रखा ही था कि और फिर ताऊजी द्वारा फेंका गया खंजर भैरवनाथ के सीने में उतर गया। आह! तुम मर रहे हो भैरवनाथ। मरने से पहले उल्लू की मूर्ति के दर्शन कर लो। यही मूर्ति मूर्ति तुम्हारी मौत का कारण बनी। काश मैं इस उल्लू की मूर्ति के चक्कर में न पड़ा होता। कुछ देर तड़पकर भैरवनाथ ने दम तोड़ दिया। ताऊजी और रहस्यमय परछाइयाँ। धीरू भाई अंबानी के शहर के गिने चुने धनवान उद्योगपतियों में से एक थे। उनकी कोठी पर रात के समय लगभग दर्जन भर सशस्त्र पहरेदार होते थे, जिनका काम था रात के समय कोई भी अवांछित व्यक्ति कोठी में दाखिल न हो सके। सब ठीक है? हाँ, ठीक है। उस दिन लगभग आधी रात बीत चुकी थी कि अचानक, हैं, वह क्या है? अरे देखो तो उधर। आए कि क्या है वह? परछाइयाँ हैं। हाँ, हट मूर्ख। परछाइयाँ ऐसे चलती हैं क्या?
तो क्या है वो? वह भूत है, वो भूत। गोली चलाओ, शूट कर दो इन्हें। हा हा हा, बेवकूफ। पहरेदारों ने बंदूकों से गोलियां छोड़ी। धौएं धौएं धौएं। तत्काल वे आकृतियां वहां से गायब हो गई। मैंने कहा था वे सिर्फ परछाइयां हैं, लेकिन तभी उनकी एक ओर से वे परछाइयां फिर प्रकट हो गई और उन्होंने असावधान पहरेदारों पर काबू कर लिया। पर ताज्जुब है, ये परछाइयां थी किसकी? मैंने ऐसी अजीब परछाइयां पहले कभी नहीं देखी। सुबह ताऊजी और रुमझुम। भूत, परछाइयां। शहर के तीन प्रमुख धनवान उद्योगपतियों के निवास पर परछाइयों का हमला। पहरेदार कहते हैं वह परछाइयां नहीं, चलते फिरते जिंदा भूत थे। तभी ट्रेन ट्रेन टेलीफोन। आप बैठे रहिए, टेलीफोन मैं सुनाता हूँ। हेलो, रुमझुम बोना स्पीकिंग। ओ रुमझुम, मैं सेठ मुकुंद लाल बोल रहा हूँ। ताऊ जी कहाँ? जरा उनसे बात करवा दो। वो सेठ मुकुंद लाल, यह उन्हीं उद्योगपतियों में से एक है जिनके घर पर पिछली रात परछाइयों ने पक्का हमला हुआ है। अरे बहुत अच्छा सेठ जी, ताऊ जी है ये। मैं बुलाता हूँ उन्हें, प्लीज होल्ड कीजिए। ताऊ जी आपका फोन आया। सेठ मुकुंद लाल का फोन है। ओह, हेलो सेठ जी, मैं ताऊ जी बोल रहा हूँ। ओ ताऊ जी, आपने आज का अखबार तो पढ़ ही लिया होगा। हाँ पढ़ लिया, और मुझे बहुत दुख है कि रहस्यमय परछाई आपको एक ही रात में कंगाल कर गई। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कृपया जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए। चलो रुमझुम, सेठ मुकुंद लाल ने बुलाया है, यानी कि अब परछाइयों की खैर नहीं। और फिर सेठ मुकुंद लाल के निवास पर उन सब पहरेदारों ने देखा था उन परछाई को। वह परछाई यानी भूत थे। परछाइयाँ भला चोरी कैसे कर सकते हैं? वह जरूर भूत ही थे। क्या किसी भूत ने तुम में से किसी को पकड़ा अथवा स्पर्श किया था? नहीं, यह खत छोड़ गए थे वह परछाइयाँ। खत? अच्छा दिखाइए, देखूं क्या लिखा है। सेठ तुम बहुत चालाक हो। मैं मालूम है तुम्हारे घर कल एक विदेशी व्यापारी 25 लाख के हीरे रख कर गया था। वे हमें कहीं नहीं मिले, इसलिए हम कल फिर आएंगी। अगर तुमने चुपचाप वह हीरे हमारे वाले न किए तो हम तुम्हारे घर में लाशों का ढेर लगा देंगे। खबरदार पुलिस को यह खत दिखाया तो हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। परछाइयों का सरदार। ठीक है सेठ जी, जैसा पत्र में लिखा वैसा ही कीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? 25 लाख का माल उनके हवाले कर दूं? घबराओ मत, तुम्हारा माल कहीं नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। जो कहा है वैसा ही करो। मगर ताऊ जी। घर पहुंचकर रुमझुम और ताऊ जी में बातचीत हुई। वह यह जरूर किसी सातिर दिमाग व्यक्ति का कारनामा है। हमें उसे तरकीब से ही पकड़ना होगा। मेरा भी ऐसा ही विचार है। रात को डंडे की सहायता से दोनों उड़कर सेठ मुखन लाल के घर की ओर चल पड़े। हवा में उड़ते हुए दोनों ने सेठ के मकान का एक चक्कर लगाया और नीचे बैठे पहरेदारों का निरीक्षण किया। फिर दोनों पड़ोस के एक ऊंचे मकान की छत पर जा बैठे और नीचे झांककर देखने लगे। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि तभी भूत बचाओ। हे भगवान, ये तो सचमुच के भूत हैं ताऊ जी। अरे क्या हुआ? क्या तुम भी उन परछाइयों से डर गए रुमझुम? डंडे नीचे जाकर पता लगाओ कैसी हैं ये परछाइयाँ, बनावटी या असल के भूत। अभी असलियत मालूम करता हूँ इनकी। अरे ये क्या, कुछ परछाइयाँ इधर भी। मैंने मालूम कर लिया ताऊ जी। दाई ओर वाली परछाई बनावटी है, लेकिन दूसरी ओर वाली परछाई भी असली नहीं। पहेलियां न बुझाओ, साफ साफ कहो। तो सुनिए, दूसरी ओर की परछाइयों ने नकाबों में खुद को छुपाया हुआ है। वे सब नकाबपोश बदमाश हैं। वो मेरा भी ऐसा ही विचार है। डंडे अब मुझे नीचे ले चलो। मैं उन बदमाशों को सबक सिखाना चाहता हूँ। अब आई बदमाशों की मुसीबत। उधर नकाबपोशधारी परछाइयां सेठ के मकान में दाखिल हो गई। एक परछाई ने गुर्राते हुए कहा, क्यों सेठ, कोई चालबाजी तो दिखाने की कोशिश नहीं की? नहीं बिल्कुल नहीं। तो लाओ माल निकालो, कहाँ है वे हीरे? इस तिजोरी में। जगमग करते कीमती हीरो को देखकर बदमाशों की आंखें चमक उठी। अरे वाह, सचमुच ही। ठीक है बच्चू, अभी लगाता हूँ तुम लोगों को ठिकाने। रुमझुम ने दाढ़ी बढ़ानी आरंभ कर दी। अगले क्षण तीनों बदमाश दाढ़ी की गिरफ्त में थे। हैं, ये क्या भला? हम बंद कैसे गए? मिलकर जोर लगाओ, तोड़ दो इस बालों की रस्सी को।
तभी मुस्कुराते हुए रुमझुम ने कमरे में प्रवेश किया। मान रुमझुम की दाढ़ी को तोड़ना आसान आसान काम नहीं बेवकूफो, तुम लोग फंस गए। हे भगवान, हम किस चक्कर में फंस गए। और अब जरा आसमान की सैर करो। उधर ताऊजी चुपके से बदमाशों के उस सरदार के पीछे जा पहुंचे, जो एक फिल्म प्रोजेक्टर द्वारा भूतों की परछाई नीचे की ओर फेंक रहा था। नीचे क्या कर रहे हैं ये कामचोर, अभी तक हीरे लेकर लौटे क्यों नहीं। पलक झपकते ही सारी बात ताऊजी की समझ में आ गई और अगले क्षण तड़ाक, हायरे मार डाला। अभी कहाँ मरा है, मरेगा तो तू अब बदमाश। कौन हो तुम। ठोक। अगले क्षण ताऊजी के आदेश पर डंडे ने बदमाशों के सरदार को रस्से से बांध दिया। तुम मेरा नाम जानना चाहते हो तो सुनो। मेरा नाम ताऊजी है, तुम जैसे बदमाशों पर अंकुश लगाना ही मेरा काम है। फिर पुलिस स्टेशन में, इंस्पेक्टर साहब, तीनों सेठों के यहाँ डकैती डकैती डालने वाले बदमाश यही है। फिल्म प्रोजेक्टर द्वारा खौफनाक परछाई दिखाकर इन्होंने पहरेदारों को भयभीत किया। फिर पीछे से उनके पास पहुंचकर उनके हथियार छीनकर लूटपाट की। ले जाइए इन्हें और कड़ी सजा दिलवाइए। कमाल है, कैसी शानदार तरकीब अपनाई हुई थी कम वक्तों ने, पर अब ये नहीं बचेंगे। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।